Hello everyone, welcome back to yet another video. So this video is going to be on ESG reporting frameworks. So first we'll see कि ESG reporting frameworks क्या होते हैं और उनका primary purpose क्या होता है. Along with it, we'll see three ESG reporting frameworks जो mainly use होते हैं organizations में. So let's just start into the video. सो व्हाट आर ईएसजी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स और उनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है. सो ईएसजी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं एक स्ट्रक्चर्ड और एक स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं उन्हें, जो कंपनीज को हेल्प करते हैं और कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी ईएसजी परफॉर्मेंस जो कि एनवायरमेंटल सोशल एंड जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस है उनकी उसे डिस्क्लोज करने में किसको टू वेरियस स्टेक होल्डर्स को. जो कंपनी के लिए ज़रूरी है, जिनको इन्वेस्ट करना है, उन्हें जानना ज़रूरी है कि कंपनी कैसे वर्क कर रही है, उसका ईएसजी कैसा वर्क कर रहा है, उसका जो नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है वो कैसा है. तो वो सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें देने के लिए, उन्हें डिस्क्लोज करने के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स आए हैं. ये एक सिस्टमैटिक वे में प्रोवाइड करते हैं सारा इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट करते हैं सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स पे, जो भी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस है उन पे, और क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका ऑन द एनवायरनमेंट, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो प्राइमरी पर्पस क्या हुआ इसका, टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी, ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करना, अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव करना, ताकि जो स्टेक होल्डर्स है जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, रेगुलेटर्स या और कम्युनिटीज़ वगैरह हैं, उनका एक ट्रस्ट बिल्ड हो से लेकर अपनी कंपनी को लेकर वो कमिटेड रहे टू एड्रेस द, अगर कोई इश्यूज हो रहे क्रिटिकल ईएसजी इश्यूज, तो उन्हें वो हैंडल कर पाए. सो नेक्स्ट हमारे जो फ्रेमवर्क्स हमने इन स्लाइड्स में कवर करे हैं वो है 4 फ्रेमवर्क्स. ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव GRI, SASB सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, नेक्स्ट इज कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट CDP, next is TFCD, that is Task Force on Climate Related Financial Disclosures. So let's start with the GRI frameworks. So what is GRI? So GRI एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क पे बनी हुई है फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, और जो ट्रांसपेरेंसी भी प्रमोट करती है और अकाउंटेबिलिटी भी प्रमोट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड वाइड. जो GRI के गाइडलाइंस हैं और स्टैंडर्ड्स हैं वो इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल पे रिपोर्ट करने को इनेबल करती है एक स्टैंडर्डाइज मैनर में, जिससे आप इजीली असेस कर सकते हो कि क्या सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स लिए हैं एक कंपनी ने उसके स्टेक होल्डर्स के लिए. सो GRI फ्रेमवर्क का यूज़ करके एक कंपनी डिस्क्लोज कर सकती है कि क्या इम्पैक्ट उसने डाला है, उसकी कंपनी ने डाला है ऑन द एनवायरनमेंट, सोशल और जो गवर्नेंस एस्पेक्ट है ESG एस्पेक्ट से. सो दिस स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, उससे एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, उससे क्रेडिबिलिटी भी आती है, और वो एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस भी एनकरेज करता है जो एक कंपनीज को ड्राइव करता है कि वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करे ओवर टाइम. सो GRI के कॉन्ट्रीब्यूशंस ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है. इट हैज शेप्ड द वे ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट देयर कमिटमेंट टू अ मोर सस्टेनेबल और एक रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर के लिए. तो ये था GRI फ्रेमवर्क्स. नेक्स्ट वील सी कि हमारे SASB क्या है. SASB सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. तो ये एक वॉलंटरी फ्रेमवर्क है जो फोकस करता है कि फाइनेंशियली मटीरियल इंफॉर्मेशन क्या है ऑफ ESG. तो ये स्टैंडर्ड्स असिस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को कि आप कंपेयर करो कंपनी की जो बिजनेस परफॉर्मेंस है बेस्ड ऑन क्रिटिकली सस्टेनेबल इश्यूज क्या है दैट हैव सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इम्पैक्ट. जिस सस्टेनेबिलिटी इश्यूज का फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी हो सकता है, आप उससे कंपेयर करो इसे. ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है SASB, जो डिफरेंट सेक्टर्स में यूनिक ESG चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज फेस करता है. एज सच SASB डेवलप्स इंडस्ट्रीज बेस्ड स्टैंडर्ड्स. तो जो इश्यूज है वो उसको रिपोर्ट करता है, वो उन्हें आइडेंटिफाई करता है
more pertinent to their business success और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स कैसे बेनिफिट करते हैं SASB स्टैंडर्ड से, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट और एक कंपेरेबल ESG डेटा लाते हैं अक्रॉस द कंपनीज विद इन द सेम इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। तो ये जो भी स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन आती है वो इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं कि वो उस इंफॉर्मेशन से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाए उनके इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, नॉट ओनली कंसिडरिंग कि फाइनेंशियल मेट्रिक्स क्या है बट ऑल्सो the non-financial metrics, that is the ESG factors. So सस्टेनेबिलिटी इश्यूज को अंडरस्टैंड करना, कैसे वो एक कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, कैसे वो एक अपॉर्चुनिटीज देती है, कैसे वो रिस्क असेस करती है, वो SASB भी बताता है, और क्या उसके एनवायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स है इन अ बिजनेस। So next is TCFD, that is Task Force on Climate Related Financial Disclosures. जैसे कि इसके नाम में ये क्लाइमेट रिलेटेड, तो ये मोर जो इसका फोकस है वो कंपनीज के उन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर पे है जो क्लाइमेट रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज के रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है। तो इसके 4 एरियाज है: गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड मेट्रिक्स एंड टारगेट्स। तो ये हम लोग अलग अलग सेपरेटली देखेंगे इन द फर्दर स्लाइड्स। तो TCFD को अडॉप्ट करके ये इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं क्या, एक मोर ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है कि क्या एक्सपोजर है हमारा क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, जो एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करेगा और बिजनेसेस को प्रमोट करेगा कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स के लिए प्रोएक्टिवली उससे एड्रेस कर सकते हैं या उसके लिए कुछ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू अ मोर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट इकोनॉमी। सो नाउ वील सी कि 4 जो इसके एस्पेक्ट्स थे, गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और मेट्रिक्स एंड टारगेट्स, उनको सेपरेटली देखेंगे। सो द फर्स्ट इज गवर्नेंस। तो गवर्नेंस एरिया जो है वो फोकस करता है कि कैसे एक कंपनीज बोर्ड और मैनेजमेंट जो है कंपनी का, वो ओवरसी कर रहा है और मैनेज कर रहा है कि क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज क्या है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इंफॉर्मेशन ऑन बोर्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैनेजमेंट का रोल क्या है इन असेसिंग द क्लाइमेट रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज, और कैसे क्लाइमेट रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो ओवरऑल कंपनी के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट इज इन स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे स्ट्रैटेजिकली डिस्क्राइब करना होता है। इसमें बोथ द चैलेंजेस भी आते हैं और एडवांटेजेस भी आते हैं। चैलेंजेस मतलब अगर कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रहे हैं, या एडवांटेज जैसे कि कॉस्ट सेविंग हो रही है अगर हम कोई एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें ये एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे ये सब फैक्टर्स जो है, कैसे ये जो चैलेंजेस या एडवांटेजेस है वो एक बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी को इम्पैक्ट कर रहे हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। एडिशनली ऑर्गेनाइजेशन को ऑल्सो दे हैव टू असेस कि द रेजिलेंस ऑफ ए स्ट्रैटेजी अंडर डिफरेंट, अगर क्लाइमेट डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं तो वो कैसे एक स्ट्रैटेजिकली मेंटेन करेंगे। दिस डेमोन्स्ट्रेट कि कैसे कंपनी अलाइन करती है विद क्लाइमेट गोल्स एंड अडेप्ट्स टू अ क्लाइमेट लैंडस्केप जो एक सस्टेनेबल डिसीजन मेकिंग को भी फॉलो अप करे। नेक्स्ट इज इन रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स लिए जाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन कि कैसे वो आइडेंटिफाई करेगी, असेस करेगी और मैनेज करेगी उस क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स को। ये सब कुछ एक रिस्क पे मेंटेन है रिस्क मैनेजमेंट में। तो अगर कोई बहुत फिजिकल या ट्रांजिशनल रिस्क आ रहे हैं तो कैसे वो उन्हें अफेक्ट करता है, कैसे वो उन्हें स्ट्रैटेजिकली मिटिगेट या ट्रांसफ़र या उनके अंदर अडेप्ट करने का ट्राई करेगी, वो सब बताएगा इन रिस्क मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज इन मेट्रिक्स एंड टारगेट्स। सो मेट्रिक्स एंड टारगेट्स में ऑर्गेनाइजेशन को एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देना होता है ऑफ द मेट्रिक्स दैट आर यूज टू असेस द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज in alignment with its strategy or risk management process.
अब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे अपना स्कोप 1, स्कोप 2 और स्कोप 3 जो भी जीएचजी एमिशंस हो रहे हैं वो सब उसे डिस्क्लोज करने होते हैं। और ऑल्सो इन एडिशन टू द मेट्रिक्स उन्हें टारगेट्स में डिस्क्लोज करने होते हैं जो उन्होंने रखे हैं टू मैनेज द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क्स और डेटा कैपिटलाइज्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज। इसमें उन्हें स्पेसिफिक गोल्स बताने होते हैं जो उन्होंने रखे हैं, तो उन्होंने मेंटेन करे हैं टू रिड्यूस द जीएचजी एमिशंस, जिससे वो एनर्जी एफिशिएंसी मेंटेन कर रहे हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं क्या क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, वो सारे टारगेट्स उन्हें डिस्क्लोज करने होते हैं। सो बाय डिस्क्लोजिंग दिस by disclosing the metrics and the targets, कंपनी एक कमिटमेंट शो करती है कि कैसे वो लोग क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को मैनेज कर रहे हैं इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, कैसे वो ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं टीसीएफडी के थ्रू, जो इनेबल कर रहा है आपके स्टेक होल्डर्स को कि वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस को पहचान सके, वो असेस कर सके इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट इम्पैक्ट और एक फॉस्टर कर सके टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सीडीपी। तो इसका एरियाज ऑफ फोकस जो है वो तीन है, जो कि है क्लाइमेट चेंज, वाटर और फॉरेस्ट को लेके। सो वाइल सीडीपी वो एंगेज करता है विद कंपनीज ऑन क्लाइमेट चेंज और वाटर रिलेटेड इश्यूज पे मेनली। इट ऑल्सो एड्रेसेस द प्रोडक्शन और यूज ऑफ फॉरेस्ट रिस्क कमोडिटीज। सो फॉरेस्ट रिस्क कमोडिटीज क्या होते हैं जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑन द ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि कैटल प्रोडक्ट्स या टिम्बर या सोय या पाम ऑयल का जो भी यूज़ हो रहा है। तो ये मेजर रोल क्या ड्राइव करता है इन डिफॉरेस्टेशन इन वेरियस रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड, जिससे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं। और सो सीडीपी की एंगेजमेंट जो होती है, इट लाइकली इंक्लूड्स रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन कि आप क्या कहाँ से सोर्स कर रहे हो और क्या यूज़ कर रहे हो उन फॉरेस्ट रिस्क, फॉरेस्ट रिलेटेड कमोडिटीज़ का। तो वो सब आपको उन्हें रिपोर्ट करना होता है और कैसे आप हेल्प कर रहे हो इन द रिडक्शन ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स एसोसिएटेड जो भी इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। ऑल्सो लास्ट थिंग कि जो जीआरआई फ्रेमवर्क्स है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, बट इट डज नॉट कवर द फॉरेस्ट रिस्क कमोडिटीज। उसका एक सेपरेट रिपोर्टिंग टॉपिक है जो कि सीडीपी जो से कवर करता है। वो जीआरआई हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देता है, बट इट डज नॉट, इट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन वेरियस एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स जैसे कि बायोडाइवर्सिटी पे, इकोसिस्टम पे, रॉ मटेरियल की सोर्सिंग पे भी इम्पैक्ट करता है, जो इनडायरेक्टली फॉरेस्ट रिलेटेड कमोडिटीज को इम्पैक्ट कर रहा है, बट डायरेक्टली सीडीपी इम्पैक्ट करता है। तो सीडीपी और जो जीआरआई फ्रेमवर्क है वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ एक पार्ट जो है वो जीआरआई फ्रेमवर्क फॉलो अप करता है, बट जो मेन पार्ट है वो सीडीपी ही फॉलो करता है, जो कि फॉरेस्ट रिस्क कमोडिटीज से रिलेटेड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। So thank you.